हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग, जिसमें हम कवर करेंगे कि सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कितने टाइप्स की होती है। हम इन सब टेक्निक्स को जो टाइप्स है इसको इन डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर पिछले 5 साल में आपके नेट एग्जाम में सैम्पलिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं हम उनको भी इन डिटेल में कवर करेंगे, जिससे ये आपका रिवीजन भी कवर करेगा। साथ ही साथ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में एनटीए सैम्पलिंग से पूछ रही है। आज का हमारा ये लेक्चर आपको आपके नेट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन, इन तीनों यूनिट्स की हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चालू है, जहाँ पे हम बहुत ही जो मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमने उसको इन डिटेल में कवर किया है। आप उन लेक्चर्स को ज़रूर देखो। 100% गारंटीड आपके जून एग्जाम में ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है, लेकिन सैम्पलिंग को समझने से पहले हमको इसका कुछ बेस समझना होगा जिसके ऊपर ये सैम्पलिंग करी जाती है। ठीक है, तो देखो, हमको पता है कि रिसर्च के अंदर रिसर्चर बात करता है, यानी कि किस चीज पे रिसर्च करता है, अपने रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, अब ये रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब होता है आपके रिसर्च का टॉपिक। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। रिसर्चर जिस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है या करना चाहता है उसे हम कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ये स्टडी करना है कि हमारे इंडिया में जो एज ग्रुप 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया इम्पैक्ट जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, मुझे ये स्टडी करना है। ठीक है, इस पे ऊपर रिसर्च करना है। तो ये क्या होगा? ये हो गया मेरा रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ये रिसर्च जिनके ऊपर किया जाता है, जिन लोगों के ऊपर किया जाता है, वो होती है आपकी रिसर्च की पॉपुलेशन। ठीक है, वो होती है आपकी पॉपुलेशन। यानी कि यहाँ पे हिंदुस्तान के जितने भी 14 से 18 साल के बच्चे हैं, ये क्या होगी? ये होगी मेरी पॉपुलेशन जिनके ऊपर मुझे स्टडी करना है। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है? आपके रिसर्च का टॉपिक, आप किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और वो टॉपिक किन से रिलेटेड है, वो आप किन के ऊपर करने वाले हो रिसर्च। ठीक है, वो होता है आपके रिसर्च का पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंडिया के जितने भी 14 से 18 साल के बच्चे, वो हो गई मेरी रिसर्च की करने वाली पॉपुलेशन। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब इज इट पॉसिबल, देखो हिंदुस्तान में 14 से 18 साल के एज ग्रुप में कितने सारे बच्चे होंगे, तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं हिंदुस्तान के पूरे इस बच्चे की मैं स्टडी कर पाऊं? नहीं ना। तो फिर क्या किया जाता है? यहाँ पे फिर आता है हमारा सैंपल, जिसको हम कहते हैं नमूना। ठीक है, यानी कि हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी बड़ी है, हम उसमें से क्या करेंगे? हम उसमें से कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और हम जो ये सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे, ये सैंपल के ऊपर जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पूरे पॉपुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यानी जो हमको सैंपल का रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट को हम हमारी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी पूरे पॉपुलेशन के आपके वो अप्लाई होगा। अब ये जो सैंपल सेलेक्ट करा जाता है, ये जो सैंपल सेलेक्ट करा जाता है, ये ऐसे ही नहीं करा जाता है। इसको, ये सैंपल सेलेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है टेक्निक्स। ठीक है, ये सैंपल को यूज सेलेक्ट करने के लिए करी जाती है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जिसके बेसिस पे आप इस पॉपुलेशन के अंदर से सैंपल को निकालते हो। ठीक है, और जो हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, जो सैंपल को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। ओके, अब ये सैम्पलिंग की ना तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती है, टाइप्स होती है। तो सैम्पलिंग हम दो तरीके से करते हैं। एक होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, जिसको हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं, और एक होती है हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। यानी कि इन दो टेक्निक्स के थ्रू रिसर्चर जो है अपनी जनसंख्या यानी अपनी पॉपुलेशन में से अपने सैंपल को सेलेक्ट करता है। देखो, अब ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आपके पॉपुलेशन के अंदर जिनके ऊपर आप स्टडी करने वाले हो, उसके अंदर जितने भी लोग हैं, सबके पास
इक्वल चांस होता है कि वो आपकी स्टडी का हिस्सा बने, आपके सैंपल का हिस्सा बने। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर जो है ना प्लान करके सैंपल को सेलेक्ट नहीं करता है, यहाँ पे वो रैंडमली सेलेक्ट करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि लॉटरी मेथड, ठीक है। जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो एक टीचर है क्लास में, ठीक है, उसके क्लास में 500 बच्चे हैं, उसको बच्चों को प्रोजेक्ट देना है। तो अब अगर वो रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे कैसी करी जाएगी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, टीचर क्या करेगी, एक बोल में या किसी भी इसमें जितने भी 500 बच्चे हैं उनके नाम की या उनके रोल नंबर की बनाकर चिट्ठी बना के इस बोल में डाल देगी, पूरे 500 बच्चों का। अब यहाँ पे देखो चांस क्या है, यहाँ पे जितने 500 बच्चे उनके पास इक्वल चांस है ना कि वो स्टडी का हिस्सा बनेंगे, है ना। जैसे टीचर के पास 500 बच्चे हैं और टीचर को प्रोजेक्ट के लिए टीचर को 100 बच्चों को सेलेक्ट करना है। अब टीचर ने पूरे 500 बच्चों का यहाँ पे क्या किया, लिस्ट बना के नाम या रोल नंबर उनका डाल दिया बोल में। अब एक एक करके टीचर क्या करेगी, चिट्ठी उठाएगी और जिनका जिनका नाम आता जाएगा रैंडमली उन 100 बच्चों को वो अपने एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लेगी। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी या रैंडम सैंपलिंग। यानी यहाँ पे टीचर ने कुछ भी प्लान नहीं किया है, जितने बच्चे सबके पास इक्वल चांस है जो आपके स्टडी का सैंपल बनेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा नॉन रैंडम सैंपलिंग होता है, ये क्या होता है, ये इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लान करके सैंपल सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे सेम एग्जांपल मैं रिपीट करती हूँ, क्लास में 500 बच्चे हैं, ठीक है, टीचर को 100 बच्चे को सेलेक्ट करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए। अब यहाँ पे टीचर क्या करेगी, टीचर का जिसका मन चाहेगा, उसको जो मन चाहेगा टीचर उस बच्चे को सेलेक्ट करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों के पास इक्वल चांस नहीं होता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉन रैंडम के अंदर आ जाता है बायसनेस यानी पक्षपात, ठीक है। यहाँ पे टीचर क्या करती है, अपने हिसाब से उसको जिसको सेलेक्ट करना है वो सैंपल सेलेक्ट करेगी। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे बायसनेस नहीं होती है, यहाँ पे हर किसी के पास इक्वल चांस होता है कि वो आपके सैंपल का हिस्सा बने। सो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी के बीच का मीनिंग और डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है ना उसके अंदर भी ना कुछ टाइप्स होते हैं, तो हम उस टाइप को समझते हैं। इसमें ना 4 टाइप्स होती है, ठीक है, इसमें 4 टाइप्स होती है। एक होती है हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम सिंपल रैंडम सैंपल भी कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसी में हमारी एक आती है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। और एक आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। तो देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया। जैसे कि एक टीचर के पास 500 क्लास में स्टूडेंट्स है, उसको 100 बच्चों को प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट करना है। सिंपली एक बोल के अंदर मैं ये पूरे 500 बच्चों का मैं यहाँ पे लिस्ट नाम डाल दूंगी, लिस्ट बना के चीट बना के यहाँ पे मैं उनके नाम डाल दूंगी। और मैं 100 मरतबा, क्योंकि मुझे 100 सैंपल सेलेक्ट करने हैं, मैं 100 मरतबा चिट्ठी उठाऊंगी और उन 100 मरतबा जिन जिन बच्चों का नाम या रोल नंबर आएगा मैं उनको ही अपना एज अ सैंपल सेलेक्ट करूंगी। तो इसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। फिर देखो इसका सेकेंड है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में देखो क्या होता है, स्ट्रेटा, इसमें ना एक स्ट्रेटा डिवाइड किया जाता है, यानी कि ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। देखो सिंपल रैंडम में क्या हो रहा था, मुझे 500 में से 100 बच्चे सेलेक्ट करने थे, मैंने एक एक करके चीट उठाई और मैंने 100 बच्चे सेलेक्ट कर लिए। अब ये प्रॉब्लम हो सकता है ना कि जो मैंने 100 बच्चे, मेरे क्लास में मेल फीमेल दोनों बच्चे हैं, अभी जो मैं 100 बच्चे सेलेक्ट कर रही हूँ, हो सकता है इसमें से 80 मेल आ जाए और सिर्फ 20 फीमेल आ जाए, या पूरी 100 में से 100 ही मेल आ जाए या 100 में से 100 ही फीमेल आ जाए। तो ये इशू ना हो इसके लिए जब या ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पहले हम एक स्ट्रेटा यानी कि एक ग्रुप बना देते। तो अब मैं क्या करूंगी, हमारे जो 500 क्लास में जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, मैं उनको पूरे जो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स है मैं उनको डिवाइड कर लूंगी। मैं एक मेल का ग्रुप बना लूंगी, मैं एक फीमेल का ग्रुप बना लूंगी, ठीक है। और मुझे अब कितने स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे चाहिए 100 स्टूडेंट्स चाहिए प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं क्या करूंगी, चिट बनाऊंगी, इनमें पूरे बच्चों का ही नाम डालूंगी ऐसे। लेकिन मैं क्या करूंगी, उन चिट को रैंडमली मैं 50 मेल स्टूडेंट्स एंड 50 फीमेल स्टूडेंट्स मैं रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी। पहले मैंने क्या किया, मैंने मेल एंड फीमेल दोनों का ग्रुप बना लिया, ठीक है, मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। फिर मैंने मेल के पास एक बोल रख दिया, फीमेल के पास बोल रख दिया। मुझे 100 सैंपल चाहिए तो मैं रैंडमली चिट, मैंने मेल में से 50 मरतबा चिट्ठी उठाऊंगी, फीमेल की 50 मरतबा चिट्ठी उठाऊंगी और उनमें जिनका नाम आएगा मैं उनको अपना एज अ सैंपल सेलेक्ट करूंगी। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। देन नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पल। देखो अब ये सिस्टमैटिक नाम ही ऐसा है
कि आपको समझ आ रहा होगा कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का नाम आता है, यानी कि ये सिस्टम वाइज चल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या चलता है, आप एक इंटरवल आप एक इंटरवल के फिक्स कर लेते हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सीक्वेंस वाइज आप यहाँ पे अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हो। देखो यहाँ पे ये कैसा होता है सिस्टमैटिक में, जैसे यहाँ पे सेम एग्जांपल में रिपीट कर रही हूँ, हमने 500 स्टूडेंट्स है हमारे पास, हमको 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो मुझे देखो एक मिनट, हाँ, यहाँ पे सिस्टमैटिक में 500 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनमें से 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने रोल नंबर की चिट बनाई, ठीक है, 1 से लेके 500 तक के रोल नंबर की मैंने चिट बनाई। अब मैंने ये एक एन नंबर फिक्स कर दिया कि मैं हर एन नंबर को सेलेक्ट करूंगी। जैसे मान लो वन से रोल नंबर 1 से लेके 500 तक मैंने चिट बना दी। अब मैंने ये डिसाइड किया है कि हर 5वें रोल नंबर को मैं सेलेक्ट करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, मैंने चिट उठाई, ठीक है, अब उसमें रोल नंबर 5 को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हर मैंने क्या बोला, एन, यानी मैंने यहाँ पे 5th को एन यहाँ पे कंसिडर किया है। अब नेक्स्ट में रोल नंबर 10 को सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, रोल नंबर 15 को सेलेक्ट करूंगी, रोल नंबर 20 को, रोल नंबर 25, रोल नंबर 30, यानी ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हर 5th नंबर को, यानी nth मैंने एक फिक्स कर लिया है, हर 5th नंबर को मैं रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किसको हम सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। देन लास्ट आता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। अब देखो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, क्लस्टर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लस्टर हम किसको कहते हैं, कोई समूह को, यानी कि ग्रुप को, है ना। तो रिसर्चर क्लस्टर सैम्पलिंग कब यूज करता है, जब उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो लार्ज होती है। अभी यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटिफाइड एंड सिस्टमैटिक में क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन जब होती है कि भाई पॉपुलेशन हमारी जनसंख्या छोटी है, हम ये यूज करें। लेकिन जब आपकी जनसंख्या, जब आपके पॉपुलेशन लार्ज होता है, जब रिसर्चर यूज करता है क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, यानी यहाँ पे समूह बनाता है, समूह ग्रुप बना के सेलेक्ट करता है। देखो जैसे जैसे जो मैंने स्टार्ट में एग्जांपल लिया था कि मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या था, 14 साल के जो 18 साल के हमारे इंडिया में जो बच्चे हैं, मैंने उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया था, करेक्ट। अब इंडिया कितना बड़ा है ना, इंडिया में इतने सारे 14 साल से 18 साल के बीच के बच्चे हैं। तो अब क्या करूंगी, मैं ना क्लस्टर बना लूंगी। जैसे मैंने क्लस्टर बना लिया, इंडिया में कितने स्टेट्स है हमारे, तो मैंने हर स्टेट्स का यहाँ पे बना दिया। ये हो गया महाराष्ट्र, यूपी हो गया, है ना, बिहार हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो ऐसे करके मैंने क्या किया, मैंने इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है या यूटी है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से उन स्टेट्स का मैंने ग्रुप बना दिया। अब मैं रैंडमली क्या करूंगी, मैं रैंडमली यहाँ पे कोई भी एक ग्रुप को सेलेक्ट करूंगी इस तरीके से। जैसे मैंने मान लो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो 14 से 18 साल के बच्चों की जो मुझे स्टडी करना है, मैं ये महाराष्ट्र के बच्चों के ऊपर करूंगी, ठीक है। ये होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग। अब एक चीज याद रख, इसी क्लस्टर के अंदर आता है हमारा एक न्यू टाइप ऑफ सैम्पलिंग जिसको हम कहते हैं मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। ये आप याद रखना। तो मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर ही का एक डिवीजन है, उसी के अंदर आता है। तो मल्टी स्टेज क्लस्टर देखो कब यूज किया जाता है, अब मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र ले लिया, अब महाराष्ट्र भी कितना बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं महाराष्ट्र को भी और पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगी, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर उसकी जितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी भी सिटीज है, यानी जो जिला वगैरह है, छोटे छोटे गांव है, मैं इस तरीके से महाराष्ट्र के भी और पार्ट्स को डिवाइड करूंगी। तो वो बनता है हमारा मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम लोग नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहां पे रिसर्चर प्लान करके अपने सैंपल को सेलेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे रिसर्चर जो है ना, बायसनेस, पक्षपात भी इसके अंदर बहुत आता है। यहाँ पे रिसर्चर अपनी सहूलत के हिसाब से, अपने रिसर्च के उद्देश्य के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे रिसर्चर अपनी सुविधा के हिसाब से सैंपल्स को सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ टाइप्स है यहाँ पे, देखो 5। सबसे पहले हम देखते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देखो कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सुविधा। तो रिसर्चर कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या करता है, वो उन्हीं सैंपल्स को सेलेक्ट करता है जो उसकी उसके लिए कन्वीनियंट हो, यानी उसकी सुविधा के मुताबिक, ठीक है। जैसे मैंने पहले स्टार्ट में जो एग्जांपल लिया था 14 से 18 साल के बच्चों को जो हमको सेलेक्ट करना था, जो रिसर्च प्रॉब्लम थी कि इनके ऊपर सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो यहाँ पे रिसर्चर कन्वीनियंस सैम्पलिंग में कैसे सैंपल सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हो सकता है भाई मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई में मैं जितने लोगों को 14 से 18 साल के बच्चों को जानती हूँ मैं उनको अपना सैंपल सेलेक्ट कर लूंगी। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वहां पे जितने भी 14 से 18 साल के बच्चे मैं उनको सेलेक्ट कर लूंगी। मेरे जो रिलेटिव है उनके उसमें जो 14 से 18 साल के बच्चे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है स्कूल कॉलेज में है, तो यहाँ पे मैं अपनी सुविधा के हिसाब से सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जजमेंट, जिसको हम लोग पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। देखो ये सैम्पलिंग बेस करती है आपके रिसर्च यानी रिसर्चर के उद्देश्य के ऊपर कि वो क्या करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे अगर हम बात करें जो टीचर को क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं और टीचर को 100 बच्चे सेलेक्ट करने थे, तो उद्देश्य क्या है कि भाई उसको प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को सेलेक्ट करना है। उद्देश्य यही होगा ना कि जो हम प्रोजेक्ट बच्चे बनाने वाले वो दी बेस्ट बने, है ना, प्रोजेक्ट अच्छा बने। तो यहाँ पे टीचर क्या करेगी, जजमेंट या पर्पसिव सैम्पलिंग के अंदर टीचर उन्हीं बच्चों को, उन्हीं 100 बच्चों को सेलेक्ट करेगी इस प्रोजेक्ट के लिए जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो टीचर के हिसाब से पढ़ने में अच्छे हैं, जो टीचर के हिसाब से बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, अच्छे बच्चे। तो टीचर यहाँ पे क्या करेगी, अपने जजमेंट के थ्रू वो यहाँ पे बच्चों को एज अ सैंपल यहाँ पे सेलेक्ट करेगी। ठीक है, फिर थर्ड है हमारा कोटा सैम्पलिंग। देखो कोटा के नाम से ही समझ में आ रहा है, कोटा हम कब वर्ड यूज करते हैं, जहां पे कोई भी चीज पहले से फिक्स कर दी जाती है। देखो होता है ना, हर जगह हमने सुना है कोटा, रिजर्वेशन मिलना, पहले से कुछ परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है। तो कोटा का मतलब यही होता है। तो देखो ये किस तरीके से काम करता है, जैसे क्लास में 500 बच्चे हैं, 100 बच्चे को सेलेक्ट करना है, तो टीचर ने ये पहले ही फिक्स कर दिया रहेगा कि मैं 500 ये जो क्लास में बच्चे हैं ना उसमें से मैं 50% मेल्स को सेलेक्ट करूंगी और 50% फीमेल्स को। तो ये क्या किया टीचर ने पहले से ही एक कोटा फिक्स कर दिया है। ठीक है, अब 50% मेल या 50% फीमेल, तो जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो 50% बॉयज और जो 50% गर्ल्स है, इसमें जो टीचर जब सैंपल सेलेक्ट करेगी ना वो नॉन रैंडमली होगा, वो अपने सहूलत के हिसाब से अपनी मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट करेगी। ठीक है, पहले क्या करेगी, 50 जो एक कोटा फिक्स कर दिया कि जैसे 100 बच्चे हैं ना, तो 100 में से 50 बच्चे कौन होंगे, मेल्स, 50 बच्चे होंगे फीमेल्स। और अब ये जो 50-50 बच्चे की जो इनकी चयन करने की जो प्रक्रिया होगी ना, ये यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा, सोच समझ के अपने हिसाब से अपनी सहूलत के हिसाब से उन बच्चे को नॉन रैंडमली सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये तो स्ट्रेटा जैसे ही हो गया, लेकिन देखो स्ट्रेटा में क्या होता था, टीचर ने पहले क्या किया, दो ग्रुप्स बना दिए बॉयज एंड गर्ल्स के, और फिर रैंडमली चिट उठा के, चिट में जिनका नाम आएगा रैंडमली सेलेक्ट करती जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोटा में परसेंटेज पहले से फिक्स हो गया कि भाई मैं इतने परसेंट को बॉयज, इतने परसेंट को मैं गर्ल्स लूंगा। लेकिन उन परसेंटेज में से, उन ग्रुप में से जब सेलेक्ट किया जाएगा वो नॉन रैंडमली होगा, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे क्या होगा, अपनी मर्जी से रिसर्चर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, कोटा सैंपलिंग के अंदर, कोटा सैंपलिंग के अंदर एक और डिवीजन आता है जिसको हम लोग डायमेंशनल सैंपलिंग भी कहते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये कोई अलग सा, देखो ये अलग सा नहीं है, डायमेंशनल सैंपलिंग जो है ना ये हमारे कोटा सैंपलिंग के अंदर ही आता है। अब ये कब यूज किया जाता है, ये हमारे कोटा सैंपलिंग में यूज किया जाता है किन सिचुएशन में, देखो जैसे अभी यहाँ पे क्या फिक्स है कि भाई मैं 50% मेल को लूंगी, 50% फीमेल को। ठीक है, अब ये जो मेल है, मेल यानी यहाँ पे बॉयज की बात कर रहा है, ठीक है, फीमेल यानी गर्ल्स की बात कर रहा है। अब ये बॉयज के अंदर कुछ एडल्ट भी हो सकते हैं बच्चे, कुछ माइनर बच्चे भी हो सकते हैं। सेम गर्ल्स में कुछ एडल्ट गर्ल्स हो सकती हैं, कुछ माइनर हो सकती हैं। तो ये जो और इसके अंदर के जो छोटे छोटे डायमेंशन बनेंगे ना, ये होते हैं हमारे डायमेंशनल सैंपलिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एक्सीडेंटल सैंपलिंग। देखो एक्सीडेंटल सैंपलिंग को का मतलब ये होता है कि अचानक से रिसर्चर ने कुछ भी प्लान नहीं किया था, ठीक है, मतलब उसको जो भी मिलता जाएगा, रिसर्चर को जो भी मिलता जाएगा एक्सीडेंटली वो उसको अपना सैंपल कंसिडर करेगा। ये ज्यादातर ना हमारे मार्केट रिसर्च के अंदर बहुत किया जाता है। जैसे जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये एग्जांपल रिपीट कर रही हूँ 14 से 18 साल वाले बच्चों का। ठीक है, अब मान लो मैं कहीं पे गई हूँ, मैं वहां खड़ी हूँ, ठीक है, एक मार्केट में या कहीं भी कोई भी जगह पर, वहां पे शॉपिंग करते वक्त मुझे एक ग्रुप दिख गया या एक बच्चा दिख गया जो मुझे लगा कि हाँ भाई ये तो 14 से 18 साल के अंदर का है। ठीक है, और वो हाथ में मोबाइल फोन यूज कर रहा है, तो मैं समझ जाऊंगी ना कि हाँ ये इसकी ये ग्रुप है और ये सोशल मीडिया मतलब ज्यादा यूज करता है। मैं उसको सैंपल सेलेक्ट कर लूंगी, मैं उससे क्वेश्चन आंसर पूछने लगूंगी, मैं उससे डेटा कलेक्ट करने लगूंगी। ठीक है, मैं कहीं गई, मैं कहीं बाहर गई घूमने, वहां पे मुझे अचानक से मिल गए भाई, एक्सीडेंटली मुझे वहां पे 14 से 18 साल के बच्चे बहुत ज्यादा मिल गए, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको अपना सैंपल ले लिया, मैं उनसे डेटा कलेक्ट करने लगी। ये होता है हमारा एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ठीक है, फिर लास्ट हमारा इसमें आता है स्नो बॉल सैंपलिंग। ठीक है,
अब देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग रिसर्चर कब यूज करता है, जब रिसर्चर को पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज करता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है ना, बेसिकली इसको ना कई जगहों पे नेटवर्क सैम्पलिंग भी बोलते हैं, चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेफरल सैम्पलिंग भी कई दफा पे कई जगह पे मेंशन किया गया है। इसका रीजन क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर क्या करेगा, एक सैंपल को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ बताती हूँ, इसमें क्या होगा, रिसर्चर जो है ना एक सैंपल को सेलेक्ट करेगा अपने, और जिस सैंपल, तो देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग में यही होगा कि रिसर्चर क्या करेगा, उसने एक सैंपल को नॉन रैंडमली उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस सैंपल से जो उसने डेटा कलेक्ट किया है ना, यही सैंपल, यही बंदा दूसरे सैंपल को रेफर करेगा, यानी दूसरा बंदा यही लेकर आएगा। अब जो मैंने दूसरे बंदे से सैंपल ले लिया है, तीसरे बंदे को ये लेकर आएगा, यानी इसी तरीके से ये चेंज चलती जाएगी। देखो ये मैंने बताया ना आपको, ये किस सिचुएशन में यूज करी जाती है, जब रिसर्चर को अपने पॉपुलेशन जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहा है उनके बारे में जब ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मान लो अगर मुझे ये स्टडी करना है कि मुंबई के अंदर कितनी फैक्ट्रीज ऐसी है जहां पे चाइल्ड लेबर आज भी है, यानी वहां पे चाइल्ड लेबर मौजूद है, बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ, कोई मुझे आके बोलेगा कि हाँ भाई मेरी कंपनी में मैं चाइल्ड लेबर करवा रहा हूँ, मेरे घर पे मैंने चाइल्ड लेबर करवा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो मैं किसी एक ऐसे बंदे को जानती हूँ, मुझे पता है कि भाई वो चाइल्ड लेबर वहां पे हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस बच्चे को यहाँ पे लूंगी, जो बच्चा है, ठीक है, मैं उससे डेटा कलेक्ट करूंगी। अब ये जो चाइल्ड लेबर है इसको पता होगा ना, इसके पहचान में, या और भी ऐसे फैक्ट्रीज कारखाने होंगे जहां पे चाइल्ड लेबर अभी भी चल रहा है, तो मैंने इस बच्चे से डेटा कलेक्ट किया। अब ये क्या करेगा, ये मुझे दूसरे बच्चे का बताएगा कि मैं, हाँ मैम, इस फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे भी चाइल्ड लेबर है, तो वहाँ हो रहा है, तो मैं वो बच्चों को जाके वहाँ पे सेलेक्ट करूंगी, मैं उनसे डेटा कलेक्ट करूंगी। फिर वो मुझे बच्चे बताएंगे, हाँ कि भाई यहाँ पे फला कारखाना है, फला फैक्ट्री है, यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, ये जो बच्चे जो मुझे चाइल्ड लेबर मिले हैं, ये क्या, ये चेन बनता चलेगा, नेटवर्क बनता चलेगा ना, रेफरल यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग काम करता है। सो आई होप आपको दोनों जो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, पिछले 5 साल में एनटीए ने हर बारी ये क्वेश्चंस को हर सेशंस में पूछा है, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं, समझते हैं। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स आर प्रोबेबिलिटी। मैंने अभी ही आपको पढ़ाया है ना, तो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है हमारा, सिस्टमैटिक आता है, स्ट्रेटिफाइड आता है एंड क्लस्टर आता है, ए सी एंड ई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड इन। स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड आप कब यूज करते हो, मैंने आपको जस्ट अभी समझाया, स्नोबॉल कब आप यूज करते हो, जब आपको पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा पता नहीं है, आप एक से पता लगाते हो, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर वो चेन बनती चली जाती है ना, इन डेप्थ जाके आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग हमेशा आप एथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर यूज करते हो, ठीक है। क्योंकि एथनोग्राफिक में क्या होता है, आपको कुछ भी पता नहीं है, आप क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो ना कल्चर का, ये क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर होता है। तो ये आप याद रखना। एक चीज ये भी याद रखना कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। और जो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है ना, वो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज किया जाता है। क्योंकि एथनोग्राफिक के अंदर भी हमको ज्यादा नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हम यहाँ पे लोगों का और उनके कल्चर का ऑब्जर्वेशन करते, और जैसे जैसे हमको मालूम पड़ती जाती है, एक चेन पे चेन बनता जाता है ना, इसलिए स्नोबॉल सैम्पलिंग यहाँ पे हम यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच इनिशियली सैम्पल्ड रिस्पोंडेंट कॉन्टैक्ट एंड रिक्रूट others in the social network for participation in the research is called। ये वही क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले तो आप एक सैंपल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, बाद में आपने जिस सैंपल से डेटा कलेक्ट किया है, आगे के सैंपल्स को यही रिक्रूट करता है, यानी कि आगे के सैंपल्स को यही आपके पास लेके आता है, एक नेटवर्क बनाता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सैंपल इज चूजन बिकॉज इट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर इट इज नोन एज। जो सैंपल रिसर्चर के पास अवेलेबल है, रिसर्चर की यानी सुविधा की बात कर रहा है, तो हम ऐसे सैंपल्स को कब सेलेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन और असाइनमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स बेस्ड ऑन द मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप, लोकेशन और सम अदर आइडेंटिफाइड वेरिएबल फॉर। तो ऐसी सैम्पलिंग हम कब करते हैं, देखो अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हम ग्रुप्स को सेलेक्ट कब करते हैं, हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट ना करके हम पूरे ग्रुप को सेलेक्ट कब करते हैं, क्लस्टर के अंदर, ठीक है।
अब ये क्लस्टर कैसे होता है, ये बेस करता है डिफरेंट ग्रुप्स में ना, जहाँ पे हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट स्टेट्स के ग्रुप बनाए थे और उनमें से हमने एक ग्रुप को सेलेक्ट किया था। तो ये कब किया जाता है, ये किया जाता है हमारे क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पे दो नाम है ना, वो अलग आपको दिख रहे होंगे, लोकेशन सैम्पलिंग एंड कलेक्टिव सैम्पलिंग। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये कहाँ से आ गया, तो ये ध्यान रखना। लोकेशन सैम्पलिंग कब करी जाती है, जब आप सैंपल को सेलेक्ट करते हो जोग्राफिकल एरिया पे बेस्ड, ठीक है, कि यानी आप कोई भी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया या कोई भी फिजिकल लोकेशन आपने एक फिक्स किया है, आप जब एक जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे अगर जब आप सैंपल को सेलेक्ट करते हो, उसको हम कहते हैं लोकेशन सैम्पलिंग, ठीक है। और कलेक्टिव सैम्पलिंग क्या होती है, यहाँ पे क्या होता है, आप एक ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करते हो जो लोग सेम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, आप एक ऐसे ग्रुप ग्रुप को सेलेक्ट करते हो जो लोग सेम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उनसे आप डेटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अगर हम बात करें पैंटीन शैम्पू की, ठीक है, तो आपने क्या किया, जितने भी पैंटीन शैम्पू के जो यूज करते हैं, तो सबका सेम एक्सपीरियंस होगा ना कि भाई वो पैंटीन यूज करते हैं, तो आपने क्या किया, कलेक्टिवली जितने लोग पैंटीन यूज करते हैं ना, आपने उनका एक ग्रुप बना के उनसे आपने एक साथ कलेक्टिवली उनका डेटा आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।